साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की सीरीज हमने प्रारंभ करी थी और उस टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज के तहत आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं कैटलॉगिंग वाला पार्ट, अर्थात सूचीकरण वाला पार्ट आज शुरू कर रहे हैं। सूचीकरण से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वो सब के सब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को तैयार करवाने की कोशिश हम करेंगे। सूचीकरण के तहत भी अगर बात करें तो आज की क्लास में हम कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग के ऊपर जो सवाल बनते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो सब के सब हम वन बाय वन तैयार करने वाले हैं। कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग वाला पार्ट आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपने कंसेप्ट वाली क्लास में जो कैटलॉगिंग के कैनन है, सूचीकरण के जो 9 उपसूत्र मैंने आपको तैयार करवाए थे वो बहुत अच्छे से आपने याद कर रखे होंगे। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है तो आराम से प्रत्येक सवाल का आप सही जवाब दे पाएंगे। और अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है अब तक तो लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और उसके बाद कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग को किसी भी बैच में जाकर के आप तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद कोशिश करिएगा, देखिए इनमें से कितने सवालों के आप सही जवाब दे पाते हैं। समय मैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको पर्याप्त दूंगा, लेकिन कोशिश करना कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका सही हो। तो चलिएगा देखते हैं आज के सवालों को और कैसे कैसे सवाल है, आराम से पढ़ करके जवाब देना है भाई सबको। पहला सवाल आपके सामने है, कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग, हिंदी में अगर कहें तो सूचीकरण के उपसूत्र। अब हिंदी में उपसूत्र के स्थान पे कई बार सिद्धांत भी लिख के आ जाता है, तो कोशिश करिएगा कि आप इसके इंग्लिश वर्जन को देखें। कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग, सूचीकरण के उपसूत्र जिसे हम कहते हैं, लेकिन हिंदी में कई बार सिद्धांत भी लिख के आ जाता है, तो घबराना नहीं है, इंग्लिश में देख लेना है। कैनन्स की बात हो रही है और कैनन्स किसके हैं भाई? कैटलॉगिंग के हैं, ना कि क्लासिफिकेशन की। ध्यान रखना, यह बात भी विशेष है। तो सूचीकरण के उपसूत्र जो हैं सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किए गए थे? सूचीकरण के उपसूत्र तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति जो सबसे पहले सूचीकरण के उपसूत्र तैयार करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई। पहला ऑप्शन है सैमुअल लुबेटस्की, दूसरा ऑप्शन है सीए कटर, तीसरा है एसआर रंगानाथन और चौथा है एंथोनी पंजी, या कई बार पिनीजी भी लिख के देता है। तो चारों में से एक सही जवाब है भाई आपका। समय दूंगा, आराम से सोच समझ के जवाब देना है। कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग सबसे पहले तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? चारों में से एक सही जवाब है और आपका सही जवाब है सी, एसआर रंगानाथन। वह व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले सूचीकरण के उपसूत्र दिए थे, कैटलॉगिंग के कैनन्स दिए थे। और कैनन्स कितने दिए थे भाई? आपसे यह भी पूछा जाता है कि कैटलॉगिंग के कितने कैनन एसआर रंगानाथन के द्वारा दिए गए थे? आपका जवाब होगा सर 9 कैनन रंगानाथन साहब ने दिए थे। फिर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 9 कैनन्स जो दिए गए थे वो कितने चरणों में दिए गए थे, अगर बात करें चरणों की, तो फिर आप कहेंगे सर 9 कैनन 3 चरणों में दिए गए थे। 3 चरणों में 9 कैनन दिए थे। अच्छा, फिर आपसे पूछ ले कि बताइए 3 चरण कब कब आए थे? 3 चरण कब कब आए थे? पहला कब आया, दूसरा कब आया और तीसरा चरण कब आया था? तो तीनों के वर्ष भी आपको बता देने हैं कि सर पहला जो चरण है वो आया था 1938 में, दूसरा जो चरण है वो आया था 1955 में, तीसरा जो चरण है वो आया 1969 में। साथियों, उसके बाद भी अगर आपसे यह पूछा जाए कि पहले चरण में कितने कैनन आए, दूसरे चरण में कितने कैनन आए और तीसरे चरण में कितने कैनन आए थे, तो वो संख्या भी आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखिएगा भाई, आपसे पूछा जाए कि पहले चरण अर्थात 1938 में
कुल कितने कैनन आए? आप कहेंगे सर 6 कैनन आए। शायद ब्लैक नजर नहीं आ रहा होगा। पहले चरण में 6 कैनन आए थे जो 38 में आया था। दूसरे चरण में 2 ही कैनन थे और तीसरे चरण में 1 कैनन आया था। अगर आपसे यह कहा जाए कि पहला चरण 1938 में जो आया उसमें 6 आपके कैनन थे, तो 6 कैनन कौन कौन से थे इसका ट्रिक भी मैंने आपको बता रखा है। परबल प्रचलन संग स्थायी खोज निर्धारण ट्रिक मैंने बताया है। उस ट्रिक के माध्यम से आप ये 6 के 6 कैनन बता सकते हैं। दूसरा चरण में 2 कैनन थे, 55 में जो आए वो 2 थे। 2 व्यक्ति मैंने बताया था, इसका भी ट्रिक 2 व्यक्तियों का प्रसंग, तो प्रसंग और 2 व्यक्ति तो इंडिविजुअलाइजेशन, और एक आपका दूसरा प्रसंग वाला मैंने बताया ही था आपको, 2 व्यक्तियों का प्रसंग। तीसरा जो था वो आया था 1969 में, और 1969 में एक आया था आपका कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। तो ये इस प्रकार से 3 चरणों के माध्यम से कुल हमें 9 कैनन प्राप्त हुए हैं। साथियों, कई बार यहां से पूछा जाता है कि पहला चरण जो 1938 में आया वो किस पुस्तक में आया था, पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है। तब आप कहेंगे सर थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग जो रंगानाथन साहब की पुस्तक थी, कब आई थी? 1938 में ही आई थी। उसी के अंदर ये प्रारंभ वाले 6 कैनन दिए गए थे। उसके बाद आपसे पूछ ले कि चलो बताओ दूसरा चरण कब आया, तब तो बता देंगे 55 में। कितने आए? बोले 2 आए। आपसे पूछ ले किस पुस्तक में आए, तो आप फिर बताएंगे हेडिंग एंड कैनन्स। हेडिंग एंड कैनन्स कब आई? 1955 में आई। कितने कैनन आए उसमें? 2 कैनन आए थे। उसके बाद आपसे पूछ ले कि बताइए तीसरा चरण कब आया, कहेंगे 69 में। कितने कैनन आए? बोले सर 1 कैनन आया। किसमें आया? तो फिर आप कहेंगे स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन जो एक पत्रिका थी वो कब आई थी? 69 में आई थी। और उसी के अंदर आपका लास्ट वाला कैनन आया था, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, अर्थात पुनः स्मरण का उपसूत्र। तो ये लास्ट में आया था। तो सबसे नया कौन सा हो गया जो लास्ट में आया है? तो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू लास्ट में अर्थात 1969 में आया था। चलिएगा, खैर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कहता है, देखिएगा। एसआर रंगानाथन के कैटलॉगिंग के सिद्धांतों को प्रकाशित किया गया। भाई ये समस्या रहती है ज्यादा व्याख्या करने पर, आगे वाले सवाल जो इससे संबंधित है उनके सबके जवाब आपके सामने पहले ही निकल के आ जाते हैं। फिर भी कोशिश करिएगा। देखिए, एसआर रंगानाथन के जो कैटलॉगिंग के सिद्धांत है, अर्थात जो कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग है, जो कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग है वो कब आए थे, कब दिए गए, बताइए भाई। तो अभी हमने बात करी थी, सबसे पहले प्रारंभ के अंदर 6 कैनन आए थे, और पहली बार जो कैनन आए थे 1938 में आए थे। और किस पुस्तक में आए थे? बोले सर थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में आए थे। वो पुस्तक आपकी 1938 में आई थी। चलो जी, खैर अगले सवाल की बात करते हैं। लाइब्रेरी कैटलॉग का सिद्धांत, अर्थात थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग सर्वप्रथम 1938 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग सबसे पहले किसके द्वारा प्रकाशित करी गई थी? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, यह समझ लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्या श्रेल्स के द्वारा किया गया था? क्या मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे आप एमएलए बोलते हैं या एमएएलए माला भी बोलते हैं, एशिया पब्लिशिंग हाउस के द्वारा, या फिर एबीसी पब्लिशर के द्वारा? सही जवाब बताइए भाई। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, यह आपका सवाल है। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कब आई थी? वही 1938 में। इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, यह आपका सवाल है। इसके लिए आप कहेंगे थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग का प्रकाशन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। तो बी एकदम सही जवाब होगा। अगर आपसे अब यह पूछ लिया जाए कि बताओ मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन अर्थात माला की स्थापना कब हुई थी, तो यह वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत बार पूछा जाता है। तो आप कहेंगे सर 1928 में माला की स्थापना हो गई थी। इसकी स्थापना के 10 साल बाद थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग का प्रकाशन माला के द्वारा किया जाता है। चलिएगा,
अगले सवाल की बात करते हैं, देखते हैं क्या कहता है आपका अगला सवाल। एस आर रंगानाथन अर्थात सियाली रामामृत रंगानाथन ने निम्नलिखित कार्यों में 5 कैटलॉग कोडों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना है कि कौन सी पुस्तक थी एस आर रंगनाथन की ऐसी जिसमें 5 सूचीकरण की पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इस प्रकार से आप इसे समझ लीजिएगा। बताइए भाई, ऐसी पुस्तक रंगनाथन साहब की कौन सी थी, ऐसा कार्य कौन सा था जिसमें सूचीकरण की 5 पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने हैं भाई। डेफिनेशन ऑफ कैटलॉगिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैटलॉगिंग, प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, हेडिंग एंड कैनन्स। चारों ऑप्शन में से एक सही जवाब है और वही आपको ढूंढना है। ऐसा कौन सा कार्य रंगनाथन साहब का था जिसमें सूचीकरण की 5 पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। सही जवाब आपका होगा यहां पर हेडिंग एंड कैनन्स। हेडिंग एंड कैनन्स जो कब आई थी, आप कहेंगे सर 1955 में आई थी। इसके अंदर सूचीकरण के कितने वो कैनन्स दिए गए थे, आप कहेंगे सर इसमें 2 कैनन दिए गए थे। 2 कैनन कौन से दिए गए थे, तो 2 व्यक्तियों का प्रसंग, 2 दूसरा चरण आया था ना यही, तो व्यक्तियों का और प्रसंग, तो ये 2 कैनन यहां आ जाएंगे। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। देखिएगा, शीर्षक और सिद्धांत अर्थात हेडिंग एंड कैनन्स। शीर्षक और सिद्धांत, इसी के अंदर देखिए, हेडिंग एंड कैनन्स कंपैरेटिव स्टडी ऑन 5 कैटलॉग कोड, ये तो इसका टाइटल था। और मैंने कहा था जब कोलन लग जाए और उसके बाद हो टाइटल तो उसे कहते हैं सब टाइटल। तो हेडिंग एंड कैनन्स टाइटल है और ये इसका सब टाइटल है भैया। ये क्या है, सब टाइटल है। तो देख सकते हैं हेडिंग एंड कैनन्स के अंदर ही 5 कैटलॉग कोड का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि बताइए यह प्रकाशित कब हुआ था या कब हुई थी। यह पुस्तक रंगनाथन की है और इसका प्रकाशन आपको बता चुका हूं मैं पहले ही, 1955 में हुआ था। तो बी इसका एकदम सही जवाब है। चलिएगा बात करते हैं अगले सवाल की। देखिएगा क्या कहता है। एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित कैटलॉगिंग का नवीनतम सिद्धांत है। सिद्धांत यहां देख लेना भाई, कैनन ऑफ कैटलॉगिंग कौन सा है। कैनन की बात कर रहा है, सिद्धांत से आशय है CANON, ये कैनन की बात हो रही है। तो नवीनतम कैनन आपको मैं बता चुका हूं। कितने कैनन थे सूचीकरण के, बोले 9 कैनन थे। तो इन 9 कैनन्स में से सबसे नया कौन सा है, और नया वही होता है जो सबके लास्ट में आता है। आपके घर में सबसे नया कौन है, जो सबके लास्ट में पैदा हुआ है, वही तो नया है। तो बताइए भाई इनमें सबसे लास्ट में कौन सा आया था। ये रहा, बिल्कुल डी इसका सही जवाब है। डी अर्थात कैनन्स ऑफ रिकॉल वैल्यू, पुनः स्मरण का उपसूत्र, कब आया, 1969 में। किसमें आया, स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन में, SLANT, स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन, NTATION, स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन जो एक पत्रिका थी, कब आई थी, 1969 में। उसी के अंदर लास्ट में एक कैनन आया था, नोवा कैनन आया था। चलो जी देखते हैं अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा, रिकॉल वैल्यू का सिद्धांत अर्थात कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू कब प्रतिपादित किया गया था। ये सवाल पूछे जा चुके हैं भाई, सबके सब सवाल पूछे हुए हैं। ये जेके एसएसबी 2017 में पूछा गया है। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू कब आया था, अभी हमने बात करी है 1969 में। किसमें आया था, स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन, NTATION, ठीक है। स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन जो पत्रिका थी, उसी में आपका नोवा कैनन आया था 1969 में। अगला सवाल देखिएगा, बहुत गजब का सवाल है।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि शीर्षक का चयन और प्रतिपादन शीर्षक पृष्ठ और उसके पीछे से निर्धारित होता है? पीछे वर्षों की बात हो रही है, ठीक है। तो बताइए ये बात कौन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ये बात कौन सा सिद्धांत कहता है कि शीर्षक का जो चयन है और प्रतिपादन शीर्षक पृष्ठ और उसके पीछे से निर्धारित किया जाता है? किससे होता है भाई? शीर्षक का निर्धारण किसके आधार पर किया जाए, ये बात कौन सा सिद्धांत कहता है? चार सिद्धांत आपके सामने हैं। कैनन ऑफ प्रीपोटेंस अर्थात प्रबलता का उपसूत्र, दूसरा है कैनन ऑफ करेंसी प्रचलन का उपसूत्र, उसके बाद कैनन ऑफ एज सर्टेनेबिलिटी अर्थात निर्धार्यता का उपसूत्र, और उसके बाद है कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी अर्थात संगतता का उपसूत्र। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए भाई शीर्षक का निर्धारण किसके आधार पे किया जाएगा और शीर्षक का निर्धारण निर्धार्यता के उपसूत्र के आधार पे किया जाएगा? सही जवाब क्या जाएगा? कैनन ऑफ एज सर्टेनेबिलिटी अर्थात निर्धार्यता का उपसूत्र। शीर्षक का निर्धारण किसके आधार पे होता है या कैसे किया जाए, यह सिद्धांत कौन सा बता रहा है हमें? निर्धार्यता का सिद्धांत बता रहा है, कैनन ऑफ एज सर्टेनेबिलिटी बता रहा है। सही जवाब सी जाएगा। याद कर लेना, ये फिक्स क्वेश्चन है, बार बार यही पूछे जाते हैं। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई आपके सामने फिर से। सीसी के अनुसार किसी प्रविष्टि के विभिन्न खंडों का चयन और प्रतिपादन निम्न के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है ये आपको बताना है। किसी प्रविष्टि के विभिन्न खंडों का चयन अर्थात उसका निर्धारण किसके द्वारा निर्धारित होता है? निर्धारित होता है निर्धार्यता के उपसूत्र से, और निर्धार्यता का उपसूत्र है कैनन ऑफ एज सर्टेनेबिलिटी अर्थात निर्धार्यता का उपसूत्र। प्रीपोटेंस प्रबलता का उपसूत्र, कॉन्टेक्स्ट प्रसंग का उपसूत्र, एज सर्टेनेबिलिटी निर्धार्यता का उपसूत्र, और रिकॉल वैल्यू अर्थात पुनः स्मरण का उपसूत्र। चलिएगा सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, ट्रिपल सी के अनुसार शीर्षक का चयन करने का सबसे अच्छा तरीका निर्भर करता है। कौन सा सिद्धांत बताता है भाई शीर्षक के चयन का अर्थात शीर्षक का निर्धारण करने की जब भी कोई बात आएगी वहां निर्धार्यता का सूत्र ही जाएगा। कहा गया भाई एज सर्टेनिटी, ये रहा निर्धार्यता का। शीर्षक का निर्धारण करने की बात आपका निर्धार्यता का सूत्र ही करता है। तो ऐसी जब भी कोई बात आए तो आप निर्धार्यता का उपसूत्र आंसर लगाएंगे, कैनन ऑफ एज सर्टेनेबिलिटी आंसर लगाएंगे। ये फिक्स सवाल हैं, यही सवाल बनते हैं जो बनते हैं अंदर से थ्योरी में से, वो मैंने बना के डाल दिए हैं। इनके अलावा सवाल नहीं बनेगा, ये याद करके ही चले जाना भले ही, और भी कुछ नहीं करो तो। देखिएगा अगला सवाल, कौन सा कैनन कैटलॉगिंग के लिए शीर्षक का चयन, देखो फिर से बात आ गई ना, शीर्षक का चयन करने की बात जब भी आएगी निर्धार्यता का सूत्र आंसर जाएगा। शीर्षक हेडिंग को चयन करने की बात, हेडिंग का निर्धारण करने की बात निर्धार्य का सूत्र बताता है आपका एज सर्टेनेबिलिटी, निर्धार्यता का सूत्र, ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगले सवाल को देखते हैं। AACR 2 के नियमों में से कौन सा कैनन सुनिश्चितता के कैनन को दर्शाता है? सुनिश्चितता के कैनन को कौन सा कैनन दर्शाता है AACR 2 के नियमों में से? बताइए भाई। तो साथियों ये पूछा गया है वेस्ट बंगाल सेट 2017 में, और वहां आंसर माना है चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का मुख्य स्रोत, इसका जवाब माना गया है, और यही आपको याद कर लेना है। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। बहुत गजब का सवाल, प्रबलता का सिद्धांत, प्रबलता अर्थात प्रीपोटेंस, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस। कौन सा कैनन है भाई? प्रीपोटेंस का कैनन है। बताया था ना, प्रबल प्रचलन संग स्थायी खोज निर्धारण। प्रबल अर्थात यही है प्रबलता का सिद्धांत, प्रबल प्रचलन, दूसरा आएगा प्रचलन का सिद्धांत है ना। चलिएगा खैर,
प्रबलता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का एक सिद्धांत है? बताइए भाई, प्रबलता किसका है? क्लासिफिकेशन का है क्या रेफरेंस सर्विस का है, या मैनेजमेंट का है, कि कैटालॉगिंग का है? याद करो, ये हम सूचीकरण के उपसूत्र पढ़ रहे हैं और सूचीकरण के 9 उपसूत्र हमने देखे थे। प्रबल, प्रचलन, संग, स्थायी खोज, निर्धारण, 6 तो ये हो गए। 2 व्यक्तियों का प्रसंग, 2 आपके वो हो गए, और लास्ट का एक था कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। ये 9 टोटल है सूचीकरण के। अगर इन 9 में से कोई पूछ रहा है तो बता दीजिए कैटालॉगिंग, बिल्कुल आप कहेंगे सर प्रीपोटेंस, प्रबलता और प्रबल, प्रचलन, संग, स्थायी खोज, निर्धारण, पहला ही ट्रिक का पहला ही नाम आ रहा है प्रबल, अर्थात प्रबलता, तो कैटालॉगिंग के अंदर आ रहा है, ये तो सूचीकरण में जा रहा है। वर्गीकरण के जब पढ़ेंगे तो वहां भी मैंने ट्रिक करवा रखे हैं आपको। 43 के 43 कैनन याद करवाने के जुगाड़ मैंने आपको वहां बता रखे हैं, तो वो भी आपको याद कर लेने हैं। सूचीकरण के 9 कैनन हैं, वर्गीकरण के 43 कैनन हैं। 9 कैनन भी ट्रिक के माध्यम से, जुगाड़ के माध्यम से आपको याद करवाए हैं। 43 जो कैनन है वहां सवाल कैसे आता है, उनसे कैसे निपटना है, वो भी मैंने आपको कंसेप्ट के तहत बहुत अच्छे से करवा रखा है। चलो जी, अगले सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि सूची के विभिन्न प्रविष्टियों के बीच एक प्रविष्टि की स्थिति तय करने की शक्ति यदि संभव हो तो अग्रणी अनुभाग से या अग्रणी अनुभाग में केंद्रित होनी चाहिए। अग्रणी अनुभाग मतलब लीडिंग सेक्शन में केंद्रित होनी चाहिए। प्रविष्टि की स्थिति तय करने की मतलब प्रबलता किसमें है? प्रबलता, प्रविष्टि की स्थिति, जिसकी प्रबलता अधिक है उसी का यूज करना चाहिए। जिस शब्द की प्रबलता अधिक हो, तो प्रबलता, प्रीपोटेंस, कहां गया भाई ऐसा कोई ऑप्शन? ये रहा, प्रीपोटेंस प्रबलता का उपसूत्र, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस। बी इसका भी सही जवाब जाएगा। और महाराष्ट्र सेट में 2016 का जो पेपर हुआ उसमें यह सवाल आपके सामने आया था, तो बी इसका सही जवाब होगा। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है? समानार्थी शब्दों की समस्या। समानार्थी शब्दों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। समानार्थी शब्द आ गए हैं भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने समानार्थी शब्दों से आज से है। जैसे आप अपनी क्लास में देख लो, आपकी क्लास में मोनू नाम के 3 लड़के हैं। कई बार होती है ऐसी स्थिति, एक नाम से 2-2, 3-3 लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, तो फिर उनको अलग कैसे करें? उनको हमें कैसे पता चले कि हमें इस मोनू को ही पुकार रहे हैं या इस मोनू को पुकार रहे हैं? तो क्या करते हैं उनको अलग करने के लिए, उनको इंडिविजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? तो कई बार उसके नाम के साथ पापा का नाम जोड़ देते हैं, या कई बार रोल नंबर के माध्यम से, भाई हाँ ये रोल नंबर वाले की बात हो रही है, तो इंडिविजुअलाइजेशन मतलब उसको अलग दर्शा दे। तो कई बार कंपनियों के नाम भी ऐसे होते हैं, एक ही कंपनी अलग अलग एक ही नाम से 2 जगह हो सकती है, तो फिर हम उस स्थान का नाम जोड़ते हैं, तो स्थान से बिल्कुल अलग हो जाती है। तो यहां आएगा व्यक्तिकरण का उपसूत्र। व्यक्तिकरण मतलब इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति को अलग दर्शा दे, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। कौन सी? समानार्थी, कंफ्यूज वाली स्थिति ना रहे, अलग से पता चल जाए ऐसा शब्द उसके साथ जोड़ दो, उसको इंडिविजुअल बना दीजिए आप। तो ये क्या है भाई? ए जाएगा यहां पर सवाल का जवाब, कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, व्यक्तिकरण का उपसूत्र। इसका आपको याद होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो दूसरा नाम था प्रारंभ में, और प्रारंभ में दूसरा नाम था इसका शुद्धता का उपसूत्र, कैनन ऑफ प्योरिटी। बाद में यह नाम चेंज कर दिया गया था और आजकल इसका नाम क्या है? कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, जैसे एक और बदला था, एक और नाम बदला था, अभी आएगा वो भी साथ ही करवा दूंगा। चलो मैं खैर बताऊंगा तो फिर सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल फिर से आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि मुख्य प्रविष्टि और जोड़ी गई प्रविष्टियों के लिए शीर्षक के चयन और प्रतिपादन का निर्णय पुस्तकालय सूची के प्रति उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण की संभावनाओं पर आधारित होना चाहिए? उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण के आधार पर हमें जो आपकी हेडिंग है उसका निर्धारण करना चाहिए। हमें यह मालूम होना चाहिए, यह अंदाजा हमें होना चाहिए
कि ज्यादातर यूजर उसे किस नाम से खोज सकते हैं, उस शीर्षक को किस नाम से खोजेंगे, हमें यह पता होना चाहिए। दृष्टिकोण हमारा उपयोगकर्ताओं के हिसाब से होना चाहिए कि वो उसे किस नाम से खोज सकता है। तो खोज शीर्षक का उपसूत्र इसमें सही जवाब जाने वाला है। खोज शीर्षक अर्थात कैनन ऑफ साउट हेडिंग। याद करो 1955 का वर्ष क्या हुआ था 1955 में? हाँ बिल्कुल, कैनन ऑफ जो आपकी ये कैनन ऑफ रिलेवेंस था, और कैनन ऑफ रिलेवेंस आ गया था 1938 में। कैनन ऑफ रिलेवेंस का नाम बदल करके कर दिया गया था कैनन ऑफ साउट हेडिंग। कैनन ऑफ साउट हेडिंग। तो कैनन ऑफ रिलेवेंस पहले था 38 में, लेकिन बाद में 55 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया कैनन ऑफ साउट हेडिंग। तो कैनन ऑफ रिलेवेंस अब नहीं है, अब क्या पढ़ना है? साउट हेडिंग पढ़नी है, खोज शीर्षक पढ़ना है। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं अगले सवाल की। छद्म श्रृंखला की अवधारणा व्यवहारिक रूप से अपनी उत्पत्ति का दावा करती है। तो साथियों यहां पर भी आप छद्म श्रृंखला के लिए भी साउट हेडिंग ही याद करेंगे। याद कर लेना, इनको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। रिकॉल वैल्यू का सिद्धांत अर्थात कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, हिंदी में कहे तो पुनः स्मरण का सिद्धांत मान लीजिए। तो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू निम्नलिखित के प्रतिपादन से संबंधित है। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू जो है उसका संबंध किससे है बताइए भाई? हेडिंग से है या सेक्शन से है या ट्रेसिंग से है या नोट्स से है? ये तो आपने देख लिया कि इसका संबंध कैटालॉगिंग से है, कैटालॉग से है। लेकिन कैटालॉग में भी कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू का संबंध किसके साथ है? किसकी रिकॉल वैल्यू, किसका पुनः स्मरण? आप कहेंगे सर हेडिंग का। हेडिंग ऐसी रखनी है जो हम रिकॉल कर सकें, ऐसा नाम ना रखना है कि वो हमें रिकॉल ही नहीं हो। लाइब्रेरी में आके पाठक से पुस्तक मांगने जब जाए तो वो नाम याद ही नहीं आए, तो ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नाम होना चाहिए जो हम रिकॉल कर सके, हमें याद आ सके, ऐसा नाम रखना है। तो हेडिंग की बात होगी यहां पर। अगला सवाल बहुत गजब का सवाल। निम्नलिखित में से कौन कैटलॉगिंग के सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है भाई कैटलॉगिंग का सिद्धांत? निम्नलिखित में से कौन सा कैटलॉगिंग का सिद्धांत नहीं है? नहीं है वो बताना है। तो आपको पता है 9 सिद्धांत मैंने आपको याद करवाए थे। 9 के ट्रिक भी बता रखे हैं। प्रबल प्रचलन संग, स्थायी खोज निर्धारण, 2 व्यक्तियों का प्रसंग और कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। दैट्स इट। 9 के 9 आपको याद होने चाहिए, एक लाइन के रूप में याद कर लीजिए। प्रबल प्रचलन, प्रबलता का प्रीपोटेंस है क्या इसमें? नहीं है, चलो है वो देख लेते हैं, सबको छोड़ो। देखिएगा कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, बिल्कुल ये है इंडिविजुअलाइजेशन, व्यक्तिकरण का उपसूत्र पढ़ा है। 2 व्यक्तियों का प्रसंग, तो व्यक्तिकरण तो आ गया, व्यक्ति से व्यक्तियों से व्यक्तिकरण। ठीक है, ये तो है बोले सर। कैनन ऑफ रिलेवेंस, अभी बात करी थी, रिलेवेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिलेवेंस वैसे आया था 1938 में, लेकिन बाद में 1955 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया कैनन ऑफ साउट हेडिंग। तो रिलेवेंस वाला अब नहीं है, साउट हेडिंग बिल्कुल है, और कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये भी है। कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट अर्थात प्रसंग भी है। तो भैया ए भी है, सी भी है, डी भी है, ये नहीं है, क्योंकि इसके स्थान पे कौन आ गया? कैनन ऑफ साउट हेडिंग आ गया है, खोज शीर्षक वाला आ गया है। तो सही जवाब क्या जाएगा? बी जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं परीक्षा में और आप लोगों को ऐसे सवालों से निपटना है। बहुत गजब का सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल जो कि आजकल पूछा जा रहा है, और ये ऐसा सवाल है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है कहीं पर भी। क्यों नहीं हो पा रहा? यूजीसी नेट का पेपर उठाएंगे, उसकी आंसर की उठाएंगे तो अलग जवाब है। केवीएस, एनवीएस, एएमआरएस अर्थात सेंटर के जो पेपर हैं उनमें तो सब में एक जवाब हो रहा है। लेकिन कंफ्यूज वाली स्थिति कब पैदा हो गई?
कंफ्यूज वाली स्थिति तब पैदा हो गई जब पिछली बार राजस्थान लाइब्रेरियन में ये सवाल पूछा गया, तो वहां गड़बड़ हो गई। अब समझिएगा, देखो, निम्नलिखित को उनके स्तरों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यह सवाल पूछता है, उनके क्षेत्र के हिसाब से व्यवस्थित करना है। सबसे बड़ा किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है, छोटे के हिसाब से बढ़ते जाना है। तो देखो साहब, 4 ऑप्शन यहां है, 4। हाँ, हालांकि वो बात अलग थी, राजस्थान में जब ये सवाल पूछा गया तो वहां ये 4 नहीं थे, वहां पर ये 3 चीजें ही थी। वहां पर जो आपका नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है वो नहीं दिया था, ये 3 चीज देकर ये सवाल पूछा था। लेकिन अब इस सवाल में चारों चीजें हैं और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, नेट में पूछा जा चुका है बहुत बार, केवीएस में, एनवीएस में, ईएमआरएस में, DSSB में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। तो ये सवाल हर जगह पूछ लिया गया है और हर जगह एक ही आंसर मान रहा, लेकिन राजस्थान वालों ने तो कुछ अलग ही माना है इसका जवाब। दोनों मैं बता देता हूं, बाकी आपका मन करे एग्जाम में जैसे ऑप्शन है उस हिसाब से आप निपट लेना। मैं दोनों बता देता हूं। देखो, सबसे पहले आएगा नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, क्योंकि इसके अंदर ही तो सब शामिल होंगे। तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर, 3 नंबर सबसे पहले। 3 नंबर के बाद 3 नंबर के बाद आएगा लो, ये वाला। तो 3 के बाद आएगा 2। यहां तक तो किसी को समस्या नहीं है, राजस्थान वालों को भी समस्या नहीं है, बाहर वालों को भी समस्या नहीं है। लेकिन समस्या होती है अब, कैसे? ठीक है, आपका ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब जब ये सेंटर लेवल पे पूछा जाता है तब तो वहां आंसर क्या मानता है, तब तो वहां पर आंसर इसके बाद 2 नंबर के बाद ले रहा है कैनन्स को, मतलब 1 को ले रहा है, और लास्ट में आपका प्रिंसिपल ले लेता है। ये तो माना जा रहा है हर जगह, सबसे पहले 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, फिर 4 को, प्रिंसिपल को लास्ट में ले रहे हैं हर जगह। लेकिन राजस्थान में क्या हुआ, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 ले लेता है, यहां पर भी कोई समस्या नहीं है, 2 ले लेता है। ये नहीं होता है तो 2 से शुरू कर लेता है, ये होता है तो 3 से शुरू कर लेता है। लेकिन यहां गड़बड़ है, ये लास्ट वाले आगे पीछे करता है, 4 पहले लेता है और ये उपसूत्र को लास्ट में लेता है। तो दोनों चीजें हैं। सेंटर लेवल पे इसका जवाब क्या माना जा रहा है, देखिएगा, 3, 2, 1 और 4, ऐसा ऑप्शन ये रहा, 3, 2, 1 और 4। लेकिन पिछली बार जब ये क्वेश्चन आया तो वहां पर इसका आंसर माना था ये वाला, मतलब लास्ट वाले 2 आगे पीछे हैं भाई। तो ये दोनों चीज आपने दिमाग में रखनी है और उसके बाद ही सवाल का जवाब देना है। देखेंगे कि वहां ऑप्शन किस हिसाब से दे रखे और क्या दे रखा है, फिर उसके हिसाब से निपटना है। ऐसे ही सवाल हम अभी तो बहुत सारे करेंगे, एक एक क्लास लेंगे और उस क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, क्योंकि सब के सब करवा पाना तो शायद पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूं, कोई चीज तो छूट सकती है। लेकिन बहुत से ऐसे सवाल कर लेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से पूछ लिए गए हैं, और कोशिश यह रहेगी कि उनमें से ही आपका पेपर लगभग बन जाए। लेकिन बस आपसे यही निवेदन है कि ये क्लास कंप्लीट हो, उसके बाद ही, वैसे भी मैं ज्यादा सवाल लेके नहीं आता हूं, मैं उतने ही सवाल लेके आता हूं कि आप ना तो बोर हो और 30-40 मिनट की यह क्लास हो जाए, ताकि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन तुरंत याद भी हो जाए। तो आप प्रत्येक क्लास को तुरंत ही याद कर ले, आगे वाले समय के लिए ना छोड़े, उन्हें याद करें और फिर उसके बाद अगली क्लास में आए, याद करके ही अगली क्लास में आए। देखिएगा, पढ़ने का आनंद ही कुछ अलग होगा। चलिएगा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।